बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तलखी की लपेट में है। बानी पीटीआई की 2 साल कैद के बाद उनके खानदान की खामोशी भी अब टूटती नजर आ रही है। पहले उनके बेटे कासिम और सुलेमान मुतहरिक हुए और अब जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी खुलकर हुकूमत पर तनकीद की है। जमाइमा का कहना है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और अगर वो पाकिस्तान आकर मुलाकात की कोशिश करें तो उन्हें भी गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने इसे सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम करार दिया। दूसरी जानिब हुकूमत का भी इस हवाले से अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया। अज़मा बखारी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान के बच्चे उनसे मिलने आए तो ये खुशी की बात है, वो बेटे को भी लाएं, लेकिन अगर वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे तो रुकावट बनेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़े कहा कि अगर उनके बेटे तहरीक की क़यादत करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई को उनके रवैये से मशरूत करार देता हूँ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इमरान खान की रिहाई अदालती अमल है या फिर हुकूमती इख्तियार। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ जामे और हर सतह पर फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म का इजहार किया गया। साथ में ये भी वाज़ेह किया गया कि भारत की तरफ से दो तरफा कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दूसरी जानिब पंजाब में कायम करदा CCD काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट भी मौजूए बहस बना हुआ है। हुकूमत इसे अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौसर इक़दाम करार देती है और दावा ये करती है कि CCD की वजह से जराइम में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़, पुलिस मुकाबलों की खबरें, मनशियात फरोशों की ज़बरदस्ती, माफियों और असलहे की नुमाइश ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। सवाल ये है कि क्या CCD वाक़ई सिर्फ एक तफ्तीशी इदारा है या फिर इसे मावराए अदालत इक़दामात की खुली छूट दे दी गई है। जाली और असली पुलिस मुकाबलों में फ़र्क कैसे आएगा और अगर एक इदारा कानून से हटकर फैसले करेगा तो इंसाफ का निज़ाम कैसे महफूज रह सकेगा। इन तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिज़वान रज़ी साहब, आबिद सलीम साहब और अमीर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सुबह मंजर आम पर आने वाली उस ट्वीट के हवाले से जो कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने की और उसमें उन्होंने कहा कि अब तो उनके बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो पाकिस्तान आए। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा सर, कल तक तो कासिम और सुलेमान डिस्कशन में थे और अब जमाइमा को भी डिस्कस किया जा रहा है। कितना आप देख रहे हैं फ्रूटफुल होगा ना सिर्फ कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आना, बल्कि अब जमाइमा के अकाउंट से जब ट्वीट्स आएंगी और उनकी बंदूक के निशाने पर होगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इसका इंटरनेशनली इंप्रेशन क्या जाएगा? देखिए, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अभी तो वो अमेरिका जा रहे हैं। हाँ जी। और वहाँ पर वो एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, जमाइमा भी वहाँ पे करने वाली हैं। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इम्कानात और कम हो जाएंगे। पहली बात उनके आने के। अच्छा। और अगर वो आते भी हैं, वो अगर एक जलसे में या जुलूस में शरीक होते हैं वो तो एक और चीज़ है, लेकिन तहरीक की क़यादत जो है अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो एक सियासी एक्टिविटी के तौर पर और पार्टी के कुछ बड़े लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्या कहते हैं वैसे यहाँ पे शमूलियत मतलब यानी कि एहतजाज का हिस्सा होंगे, क़यादत नहीं करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो एहतजाज का हिस्सा बनते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है मेरे नज़दीक। हाँ। और अगर वो एहतजाज से ज़रा हट कर आगे चलते हैं तो फिर वो एक और चीज़ होगी, एक बात। लेकिन ये कोई पाकिस्तानी सियासत में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हाँ। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी पाकिस्तान आए थे। कल तक तो वो ये क्लेम करते थे कि हम पाकिस्तानी नेशनल होल्डर भी नहीं है, आपको याद होगा। लेकिन वो आए थे अपने वालिद के वाले से, अपनी बाकी फैमिली के मामलात में, तो कोई ऐसा मसला नहीं है उनके आने से। सवाल ये होता है कि जब कोई कानून हरकत में आता है तब वो उस वक्त जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और जो बार बार बात की जा रही है पुरतशद्दुद तहरीक, तो अगर वो पुरतशद्दुद तहरीक कासिम करें या सुलेमान करें या कोई और PTI का रहनुमा करे तो कानून तो हरकत में आएगा। लेकिन अभी आप अगर ये कहें कि पहले से हम उनको डरा कर धमका कर इस तरह की कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि आप भी एक खौफ का शिकार तो हो चुके हैं। और अगर आपके बकौल ना PTI की कोई हैसियत है ना बानी PTI की कोई हैसियत है तो आप उन दो बच्चों से क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन हाँ, सवाल मेरा ये भी है कि नुक्ता एतराज़ मुझे समझ नहीं आ रहा आबिद साहब, क्योंकि यही हुकूमत थी जो पहले कहती रही कि वो बच्चे आ नहीं रहे, पाकिस्तान के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने एहतजाज के लिए, जुलूस के लिए। अब जब वो आने
की बातें अभी कर रहे हैं, गो के भी नहीं आए, तो हुकूमत जो बयानात दे रही है वो बुखलाहट से ज्यादा मेरा ख्याल था कि आप शायद वो मरियम नवाज साहिबा का वो क्लिप भी चलाएंगे, वो मैंने कल चलाया है, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था कि जनाब उनके बच्चों को पाकिस्तान आकर सियासत करनी चाहिए अगर वो वाकई अपने वालिद से बड़े संजीदा है। तो अब अगर वो उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई है तो उसके ऊपर भी नून लीग। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये इरफान सिद्दीकी साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब या कोई और साहब, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अगर जेल के अंदर है तो उनके केसेस पॉलिटिकल बुनियादों पर बने हुए हैं, और ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं बने। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बने, भुट्टो साहब के खिलाफ बने, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बने, बानी पीटीआई के खिलाफ भी बने हैं। ये कानूनी केस तो है ही नहीं, क्योंकि कानून में जब अगर ये केस होता तो अब तक इतना लिंगर ऑन जो किया गया है वो ना होता, फिर तो कानून अपना फैसला सुना देता। सुनने में तो हुकूमत यही कहती है ना कि बानी पीटीआई को इंसाफ जो है वो अदालतों से मिलना है। माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों से जो इंसाफ मिल रहा है वो आप देख रही है ना। 26वीं तरमीम के बाद जो इंसाफ का जनाजा हमने निकाला है, अदलिया को जिस तरह से पैरालाइज किया है, वेंटिलेटर पे ले गए हैं, अपनी मर्जी के जज, अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी का बेंच लगाकर जो हम इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ कर रहे हैं, मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि 26वीं तरमीम क्यों की जा रही है, की गई थी, और 27वीं तरमीम क्यों लाई जा रही है। आपने तो अदालती सिस्टम को छोड़े। तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे नहीं आ रही है, आपका ख्याल है 27वीं तरमीम तारिक फजल चौधरी से और राना सनाउल्लाह से पूछ के लाई जाएगी? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जिन्होंने लानी है वो ले आएंगे, जिन्होंने लानी है, जिनका एजेंडा है 27वीं तरमीम से मफादात लेने का, फायदा उठाने का, वो ले आएंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे मुझे तो पता नहीं था, ये तो अभी मुझे पता चला कि ये तरमीम लाके पास भी करवानी है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, जिन लोगों के पास फैसला है बानी पीटीआई की रिहाई का, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गई रिजवान रज़ी साहब। कुछ नून लीग के लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलना है, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के अपने रवैये पर मुनहसर है, उस पर डिपेंड करता है, कासिम और सुलेमान आ भी जाएं तो वो कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से इंसाफ मिलना है, अदालतों से मिलना है कि नहीं मिलना है, या फिर ये वाकई सियासी केसेस हैं, बार बार अदलिया का नाम ना बीच में लाया जाए? नहीं, वहाँ से इंसाफ मिलना है, उस किराए के अफगानियों से इंसाफ मिलना है जिनको लेके इस्लामाबाद की अदालतों के ऊपर चढ़ाई कर जाया करती थी। वहाँ से इंसाफ मिलना है गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आके इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों के ऊपर बराह रास्त गोलियां बरसाती थी। वहाँ पे इंसाफ मिलना है जहाँ पे छत पे खड़े होके एक व्लॉगर जो है वो पुलिस के ऊपर वो आंसू गैस के शेल फेंकना होता था। लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल इशू है और इसने पॉलिटिक्स के जरिए हल होना है। मतलब ये तमाम केसेस सियासी हैं और वो कुव्वतें इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट है जो कहती हैं कि हमने पॉलिटिशियंस के साथ मुज़ाकरात नहीं करने क्योंकि उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, तो हमने करने हैं गैर सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात। सियासी मुज़ाकरात हमने करने हैं गैर सियासी कुव्वतों के साथ। जिस तरह आपने हमें पहले ला के बिठाया था उसी तरह आप बिठाएं, क्योंकि हमें अपने करतूतों का पता है कि उसके जरिए तो हम आ नहीं सकते। तो लिहाजा आप हमें करने मुज़ाकरात हमने गैर सियासी कुव्वतों से हैं, और चूंकि गैर सियासी कुव्वतें फिलहाल मुज़ाकरात नहीं कर रही, इसलिए वो बहुत बुरी हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं अदालतों से इंसाफ मिलना है ना, जिनकी मैंने आपको खुसूसियत बताई है। पाकिस्तान मीडिया के एक बड़े पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर ने लंदन में जो मुकीम है उन्होंने फ़ोन किया और उनका ये दावा है कि उनकी बात हुई है मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ से, और जमाइमा ने कहा है कि उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं जा रहे। अच्छा। ये खबर ये भी खबर है उनकी, मेरी खबर नहीं है, नहीं, आपकी खबर उस रिसोर्स से है, उस सोर्स से है कि वो नहीं जा रहे। अच्छा, आ रहे हैं, खुश आमदीद, और वो यहाँ पे आके जो भी सरगर्मियां करें। मैंने कल भी अर्ज किया था इसी मौजू के ऊपर कि पाकिस्तान में किसी भी गैर मुल्की का पाकिस्तान के अंदर आके सियासी सरगर्मी करने का रिकॉर्ड मौजूद है। तारुल कादरी साहब ये कर चुके हैं, हम डिस्कशन कल कर चुके हैं ना, इसलिए मैं इस तरफ आई भी नहीं थी आपके पास। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जिस किस्म के बयानात अब हुकूमत उन्दो तेज दे रही है, और पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने आओ देखना था गिरफ्तारी के हवाले से बयान दे दिया, उस चीज को जब इंटरनेशनली सोशल मीडिया पर हाईलाइट करेंगी जमाइमा साहिबा, जब भी इस किस्म के तुंदो तेज बयान दिए जाएंगे, उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा आलमी दुनिया पर? जो पहले पड़ रहा है, देखिए ना, पहले हमने आलमी दुनिया के अंदर अपने मुल्क को कटहरे में खड़ा कर रखा है ना, तो एक और मौजू के ऊपर खड़ा कर लेंगे, ठीक है।
اور ویسے آپس کی بات ہے، جمائمہ کب پاکستان کے معاملات سے لا تعلق ہوئی ہیں؟ جب بھی ضرورت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو، وہ ان کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں، سوشل میڈیا کے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو آئندہ بھی جب جب ضرورت ہوگی وہ ایکٹیو ہو جائیں گی، اور ہونا بھی چاہیے، ان کے بچوں کے والد کا معاملہ ہے تو اس لیے ان کو ہونا بھی چاہیے۔ امیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ امیر مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعی انتظار کیا جو ہے قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کا، یا پھر یہ حکومت کچھ بندوبست کر دے گی کہ ان کی جو فون پر گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، وہ اپنے والد صاحب سے کروائے جائے؟ اور پھر جیسے کہ میں بھی رضی صاحب سے بھی یہی بات کری تھی کہ جمائمہ صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے انٹرنیشنلی، اب ظاہر سی بات ہے پہلے تو پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی نا، جو لیڈرشپ تھی، وہ اس اسپیکٹ کو لے کر چل رہی تھی امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں اور دیگر مغربی ممالک میں۔ اب تو یہ باقاعدہ طور پر جمائمہ صاحبہ جب خود اس چیز کو انیشیٹ کریں گی تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا بانی کی رہائی پر؟ جی بہت شکریہ زریاب۔ سلمان عابد صاحب کا میں نے ایک جملہ سنا، میں چونکہ آپ کو لیٹ جوائن کر سکا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ مقدمات جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں۔ تو اگر مجھے آپ اجازت دیں میں یہیں سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ آنگ سان سوچی جس نے 20 سال تک نظر بندی میں رہ کے اس نے آمریت کے خلاف جد و جہد کیا اور پھر اس کو امن کا نوبل انعام دیا گیا، اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو دنیا میں پولیٹیکل پریزنرز ہوتے ہیں، جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوتا، انہیں صرف ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے یا قید کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل پریزنر ہے، عمران خان اس وقت پریزنر آف کانشینس ہے، وہ ضمیر کا قیدی ہے، وہ سیاسی قیدی ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ خود سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے شاید آج یا کل ایک سٹیٹمنٹ دی، آج صبح دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی جو رہائی ہے نا، ہاں جی شاید آج دی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کا انحصار ان کے بیٹوں یا ان کی بہنوں پر نہیں ہے، عمران خان صاحب کا انحصار عمران خان کے اپنے رویے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم تو ہے ہی کوئی نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ مزاحمت کرنا چھوڑ دے، یا وہ آواز اٹھانا چھوڑ دے، یا وہ ریزسٹ کرنا چھوڑ دے، وہ اچھا بچہ بن جائے، وہ ناک سے لکیریں کھینچ لے، تو پھر سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب جرم تو ہے ہی نہیں نا، جرم تو بنایا گیا۔ جب کسی کو آپ نے جیل میں رکھنا ہے تو جرم چاہیے نا آپ کو، کوئی نہ کوئی جواز تو دنیا کے سامنے، آپ نے دنیا کو بے وقوف تو بنانا ہے نا کہ ہم نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے اندر۔ جہاں تک ان کے بیٹوں کا تعلق ہے تو دیکھیں 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی عمران خان صاحب نے، 1996 میں، آج تک ان 30 سالوں میں ان کے بیٹے یا ان کی بہنیں یا ان کے بھانجے، ان کے بہنوئی، صرف ایک ان کے بہنوئی سیاست میں آئے تھے، وہ بھی پھر ان کی پارٹی سے، یعنی ان کی پارٹی کی طرف سے آئے تھے، لیکن وہ پھر وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، وہ پھر بعد میں نون لیگ میں چلے گئے، انعام اللہ نیازی۔ تو ان 30 سالوں میں عمران خان کی کوئی فیملی ممبر اس کو عمران خان نے پاور میں آ کے پوزیشن نہیں دی۔ ان کے پاس 12.5 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے، ان کے پاس پنجاب میں 3.5 سال حکومت رہی۔ اگر وہ انتہائی ایک ڈفر اور گوف، وہ برقی صاحب کون تھے جی؟ بزدار کو جو ڈیزاسٹر تھا اس کو لا کے بٹھا سکتے تھے، نہیں برقی صاحب کو کوئی انہوں نے، وہ تو ایک والنٹیرلی وہاں پہ کے پی کے اندر انہوں نے ہیلتھ ریفارمز میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، کوئی پوزیشن نہیں دی ان کو۔ پوزیشنیں وہ ہوتی ہیں جو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے سمدھی کو لا کے، پوزیشنیں وہ ہوتی ہیں جب 97 میں پرائم منسٹر میں بنوں، میں اپنے بھائی کو چیف منسٹر بنا دوں، پوزیشنیں وہ ہوتی ہیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں، شہباز شریف اور اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دوں پنجاب کے اندر، پوزیشنیں یہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسے والنٹرلی کوئی ایڈوائزر کے طور پہ کیس۔ اچھا امیر تھوڑا سا پریسائزلی میں ذرا اس حوالے سے بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی، قاسم اور سلیمان، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بوقت ضرورت وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی واقعی حقیقی بنانی ہے تو انہیں پاکستان آنا ہوگا، یا وہ باہر رہ کر بھی کچھ ایسی اسٹرانگ کیمپین چلا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے کیسز، تو میں کیا ہے کہوں، جو بھی ان کے سیاسی کیسز ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو سکیں؟ جی مجھے صرف اس پہ 2 منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں یہ دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جن سیاست دانوں کو یا ایکٹیوسٹ کو، صحافیوں کو وہاں کی ریاستیں جبر کا اور فسطائیت کا نشانہ بناتی ہیں تو ان کی فیملیز باہر آئی ہیں۔ مثلا بیلاروس میں 2020 میں 18 سال کی سزا سنا دی وہاں کا اپوزیشن رہنما ہے سرگئی تیخانوسکی، لوشنکو کے خلاف وہ کھڑا ہوا، 18 سال کی سزا، جب اس کو سزا سنائی اس کی بیوی باہر نکل آئی، آج وہ اپوزیشن کا بہت بڑا چہرہ بن گئی، اس نے پوری دنیا میں لیڈ کیا۔ نیلسن منڈیلا جب اس کو 27 سال کی سزا سنائی، اس کی اہلیہ ونی منڈیلا سڑکوں پر نکل آئی،
नेल्सन मंडेला को तो लोग याद करते हैं, लेकिन जो तारीख के तालिब इल्म है उनको पता है कि विनी मंडेला का कितना बड़ा किरदार है साउथ अफ्रीका के अंदर उस अपार्थीड निजाम को खत्म करने के लिए। अनवर इब्राहिम को जब मलेशिया में सजा सुनाई, उसके ऊपर इल्जामात लगे, तो उसकी जो बीवी है डॉक्टर वान अजीजा वान इस्माइल, वो सड़कों पर निकल आई, उसने तहरीक चलाई। इसी तरह से बेशुमार मिसालें जो है वो आपको तारीख में मगरबी ममालिक को या दुनिया के दीगर ममालिक का आप हवाला दे रहे हैं। हम विद इन द पाकिस्तान भी देखें तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, हत्ता कि खुद आज की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो अपने वालिद के जेल में होने की वजह से, उनको इक़्तिदार में निकाले जाने के हवाले से जिस हद तक खुद मुतहर्रिक हुई हैं, वो आकर मेरे सामने हैं। मज़ाहमत का रास्ता होता था, मफाहमत का तो शहबाज शरीफ साहब लेकर चले थे। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया। मरियम नवाज साहबा ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई, बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई, और अगर मरियम नवाज उस तरह बाहर ना निकलती तो शायद उनके वालिद का कोई नाम लेवा इस तरह से ना होता, जिस तरह बेटी ने बाप की तहरीक चलाई। और मैंने तो खुद चूंकि पीडीएम के जलसों को कवर किया, और उस वक्त हम इमरान खान के ऊपर सवाल उठाते थे कि ये पीडीएम के जलसे जो है इनका राइट है सियासी, इनका हक है। ऐसा ही पहला जलसा गुजरांवाला में मैंने जाके कवर किया, लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे जाके कवर किया, कराची जाके कवर किया। हमें तो हैरत है कि जिनके जलसे कवर करते थे आज वो किसी को बाहर नहीं निकलने देते, वो यूट्यूब बंद कर रहे हैं, वो चैनल्स बंद कर रहे हैं, फसाइयत और जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं। जब इनके पैर जमीन पर लगेंगे ना, इनको पता चलेगा कि जमीन कितनी गर्म हो चुकी हुई है, फिर ये उछलेंगे उसके ऊपर, फिर इनके तलवे जमीन पर नहीं आएंगे। वक्त बदल जाता है, एवरी राइज एज अ फॉल, एवरी फॉल एज अ राइज। इमरान खान का भी उरूज था, फिर जवाल आ गया, इनका सवाल था, उरूज आ गया। ये कहानी हम लोग भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हर उरूज को जवाल है, आज आपका वक्त है तो कल फिर से किसी और का वक्त आएगा, तो खुदारा इतने नफरत के बीच ना बोइए। अच्छा, मुझे प्रोग्राम में इस सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, लेकिन जाने से पहले एक मुख्तसर सा तज़किया आपसे लेना चाहती हूँ रिजवान रज़ी साहब, आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हमें सियासी मसाइल ने यहाँ घेरा है, वहीं पर जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी अपनी जो अंदर का हमारा डिफेंस सिस्टम है और जो हमारी अपनी सालमियत का मामला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हम सियासी मामलात से लड़ रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन भारत है वो भी कहीं पर जो है ना टिकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, जिसके दो पहलू हैं, एक होता है रेगुलर, जो आप रेगुलर फोर्स का रेगुलर फोर्स के साथ इनकाउंटर, वो आज जो है सुबह हमने आखिरी तजुर्बा किया है एक खुफिया मिसाइल का, जो कि बुनियादी तौर पे वर्ल्ड बैंक के उस फैसले की रोशनी में बनाया गया है जिसके तहत के डैम को हिट करना तो ये वार क्राइम के अंदर आता है, इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन डैम की जो साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे वहाँ से नहरें निकलती हैं, जैसे बैराजेस हैं, उनको हिट करना नहीं है, क्योंकि जब BRB को 65 के अंदर भारत ने हिट किया था तो हम वर्ल्ड बैंक के पास ये किजिया लेके गए थे। वर्ल्ड बैंक गारंटर है ना इसका, इंडस वाटर बेसन ट्रीटी का, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त डिक्लेयर किया था। तो उसकी रोशनी में हमने आज सुबह एक तजर्बा किया है, बावलपुर से मिसाइल मारा और सरगोदा की पहाड़ियों में गिराया, लैंड किया उसने। तो यूँ हमने जो वाटर का मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी अपने हाथ के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट कर लिया है। पाकिस्तान की तीनों अफवाज, बहरी, बरी और हवाई, उनको एक सेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत पूरे उनके एसेट्स को कनेक्ट कर दिया गया है। ये तो है रेगुलर फौज का। सही। लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे दहशतगर्दी है, जैसे कि इस वक्त बलूचिस्तान या KPK बिल्कुल, जैसे आज भारतीय हिमायती याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज का भी जिक्र किया, हाँ, वो जो फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल खारिज है, उनका जो है, देखिए वो हमने चाइना की जो थी मीडिएशन, उसके तहत एक अंडरस्टैंडिंग की अफगानिस्तान के साथ कि TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप उसको बंद करें। तो TTP के अंदर TTP ग्रुपों का मजमूआ है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप शामिल हैं। तो उन तमाम ग्रुपों ने एक नए नाम से अपने आप को, मेरे ख्याल तहरीकुल मुजाहिदीन या इस तरह के नाम से अपने आप को मुतारफ़ करवा लिया, और अब वो उसके ज़रिए दहशत गर्दी कर रहे हैं। अमेरिकन असला है उनके पास और क्वाड कॉप्टर है उनके पास, और वो क्वाड कॉप्टर के ज़रिए ज़्यादा महफूज तरीके से हमले करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। आज भी ANP के एक जो वकील रहनुमा हैं, अपने एक साथी के हमरा शहीद कर दिए गए हैं। टारगेट किलिंग बाजौड़ के अंदर हुई है उनकी, और रोज़ाना इस तरह के 2-3 वाक़यात तो हमारे मीडिया को नहीं आते नज़र ना। तो इसके ऊपर इस
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कमिटमेंट का इजहार किया गया कि इसे रोकना है, और ये जो प्रॉक्सीज आ गई हैं और वो हर गुजरते दिन के साथ, क्योंकि भारत मैदान में तो शिकस्त खा गया और उस मैदान के अंदर शिकस्त की जो सूरत है, अब वो उसका क्या करे तो वो अपना गुस्सा इधर से उतार रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। बिल्कुल आपने दुरुस्त करा रज़ी साहब, और मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमें इसे मामूल की खबरें नहीं समझना चाहिए। शहादतों के हवाले से हमें खबरें मौसूल हो जाती हैं कि वहां पर ऑपरेशन किया गया तो हमारे इतने जवान शहीद हो गए। इस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, तभी ये सियासत भी चलती रहेगी और दीगर मामलात भी चलते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से ज्वाइन करेंगे आपको। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में कायम करदा जो काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट है वो खासा मौजूए बहस बना हुआ है। ये मौजू बहस इसलिए बना है क्योंकि जिस किस्म के इनकाउंटर्स मौजूदा दिनों में मंजर आम पर आए हैं, कुछ लोग उसको बेहद सराह रहे हैं, लेकिन कुछ इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठा रहे हैं। बहरहाल जो हुकूमत पंजाब है और हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो तो उसको खासा अप्रिशिएट कर रही हैं, क्योंकि कहीं पर हम ये देखते हैं कि पुलिस मुकाबलों की खबरें हैं, कहीं पर जो मुनशियात फरोश हैं वो माफिया शाफियाँ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने अपने पास अगर कोई असलहा रखा हुआ है तो उसका दस्ती जो है वो वहीं पर इनकाउंटर किया जाता है और खुली अदालत लगा ली जाती है। खुली अदालत का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि यहाँ पर आप आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, फैसला आप मौके पर कर दिया करते हैं। हाँ, हम चाहते ज़रूर हैं कि हमें बर वक्त इंसाफ दिया जाए, लेकिन क्या इंसाफ देने के लिए अदालतें मौजूद नहीं हैं? और फिर दूसरी बात ये भी पैदा होती है कि माजी में भी हमने बहुत से इनकाउंटर्स होते हुए देखे हैं। शहबाज शरीफ दौर साहब की लगा लें बात, आप परवेज़ इलाही साहब के दौर की बात लगा दें, मशहूर ज़माना आबिद बॉक्सर आप सबको याद होंगे। लेकिन हम तयन कैसे करेंगे कि ये मुकाबला जाली है या असली है? बहरहाल प्रोग्राम के इस सेगमेंट में खुसूसी तौर पर साबिक IG पुलिस हैं ताहिर आलम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप सभी की उससे मैं ज़रा सबसे पहले ताहिर आलम साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी। ताहिर आलम साहब, कैसे पब्लिक जस्टिफाई करेगी या अंदाज़ा करेगी, कंपैरिजन ड्रॉ करेगी कि ये जाली मुकाबला था या ये असली मुकाबला है? और इस किस्म की इनकाउंटर्स की मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे पास, उसमें कोई गुंजाइश बनती हुई आपको नज़र आती कि फौरी तौर पर जो है ना कचहरी लगा ली जाए और फौरी तौर पर इंसाफ फ्राहम कर दिया जाए? एक सवाल आपने ये किया कि क्या किस तरह पता चलता है कि ये असली इनकाउंटर है या ये फेक इनकाउंटर है? तो पब्लिक को वैसे आसानी से पता चल जाता है, पब्लिक काफी समझदार है। अच्छा। और हमारे जर्नलिस्ट भाई जो हैं आपके, उन्हें तो फौरन आगाही मिल जाती है, क्योंकि असली मुकाबले में डेफिनेटली, बल्कि अक्सर औकात पुलिस को का भी नुकसान होता है, कम से कम जख्मी जरूर होते हैं, काफी देर उसमें लगती है, और फिर हर कई उससे जो मारने का असली मुकाबले में जो मुलज़िम मरता है तो उसे फायर आर्म भी एक आदि लगा हुआ होता है, जबकि नकली पुलिस मुकाबले में बेशुमार फायर आर्म लगे होते हैं। तो उसमें कई तरीकेकार हैं। अच्छा। जज किया जा सकता है। और अभी बाज़ ये आजकल जो सिलसिला है वो ये है कि क्राइम जो है इतने होलनाक होते हैं, बाज़ इंसिडेंट जो है क्राइम के, कि प्रेस वालों को, मीडिया वालों को पता भी होता है कि ये नकली मुकाबला है, लेकिन वो फिर भी उस पर उंगली नहीं उठाते या उस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। और इसकी वजह आपको क्या नजर आती है ताहिर साहब? कि अपनी आंखों देखा हाल जानने के बावजूद हम भी, जाहिर सी बात है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या खौफ है जो हम उंगली नहीं उठाते? जी, एक तो आप मॉरली समझते हैं कि एक शख्स जिसने रेप किया है, रेप करने के बाद बच्ची को मार भी दिया है और कमसिन बच्ची है, तो आप भी इस चीज पर यकीन करते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अगर उसके तहत चलते तो शायद इंसाफ ना मिल पाता। शायद उसके वालिदैन जो है बच्ची के, वो बाद में जब, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो कई साल लग जाते हैं, फैसला नहीं होता, इतने में उनका अपने भी जज्बात नरम पड़ जाते हैं और फिर उन्हें पैसे पूसे मिलते हैं, राजीनामा हो जाता है। इसलिए एक तो वजह ये है कि हम बहुत से लोग जो हैं जानते बूझते हुए भी इन मुकाबलों के मुतालिक के खिलाफ नहीं बोलते। दूसरी बड़ी वजह ये है कि मुकाबला करने वाला कौन है और करवाने वाले कौन है। ठीक है। अगर मुकाबला करने वाला बड़ा तगड़ा अफसर है जो आप पर केस भी बना देगा और उसके पीछे एक बहुत ताकतवर अशराफिया बैठी हुई है जो तमाम अख्तियारात की मालिक है,
तो फिर आप नहीं बोलेंगे। और अगर कोई माड़ा सा पुलिस अफसर है, बड़ा कमजोर सा है, वो पुलिस मुकाबला कर ले तो देखे क्या बोलेंगे। यहाँ हम देखते हैं, इवन लाहौर में गालबन आप बैठे हुए, लाहौर में हम देखते थे कि नवीद सईद जैसे हमारे अफसर थे, आबिद बॉक्सर थे, जो मर्जी करते थे, कभी उनके खिलाफ दरखास्त नहीं आती। लेकिन अगर कोई कमजोर अफसर मेरे जैसा, उससे कोई ऐसी कोताही होगी, नहीं भी हुई तो उसके खिलाफ दरखास्तें आती रहेंगी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी रिटें होती रहेंगी और फौरी तौर पर तबादले भी हो जाया करते हैं। ताहिर आलम साहब ऐसा ही गल नहीं की ताहिर आलम साहब, ताहिर आलम कभी भी कमजोर अफसर नहीं रहा। ठीक है, मैंने देखा कि हमारे बड़े ही जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, अल्लाह उनको उनके गुनाह माफ करे और उन्हें जन्नत में जगह दे, और वो किसी के को नहीं बख्शते थे। यारो जर्नलिज्म में अपना सानी थे, मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं दूंगा। मैंने 21 साल मेहनत करने के बाद हरजाने का केस 1 करोड़ का उनसे जीता, लेकिन वो तो उसके 1 करोड़ नहीं मिल सका। चले ताहिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बात करना चाहूंगा उनके खिलाफ। मैं तो उस केस में गया और इसके बावजूद वो मेरे खिलाफ खबरें लगाते रहे। अच्छा। लेकिन नवीद सईद के मुतालिक एक दफा खबरें लगी और वो क्लाशनकोफ लेके जब दफ्तर में दाखिल हुआ और जब उसने तानी क्लाशनकोफ, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई खबरें नहीं लगी। सही। तो इस तरह ये हाल भी जर्नलिस्टों का है। ताहिर साहब, पॉइंट आपका आ गया। नहीं, हम सुनने को तैयार है, जहां पर हमारी कोताही है, अब जरूर उसको क्या कहते हैं ज़ेरे बहस लाइए। अभी साहब मुझे ये बताइएगा, CCD जो है, इसको मावराए अदालत सजा देने का भी इख्तियार दिया गया है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने ये इतनी कमांड दे रखी है, आपको लगता है कि ये दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी है? देखिए, बुनियादी बात तो ताहिर साहब ने कर दी है। हाँ। अब हमें अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है और हम समझते हैं कि मुजरिमों को अदालत जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती। अच्छा। तो हमने तय कर लिया कि अब इंसाफ हम खुद करेंगे, और ये सिर्फ महकमा पुलिस तक महदूद नहीं है। आप माशरे के जिस तबके में भी चले जाएं, रिजवान रज़ी साहब को पता है, जहां लोग कत्ल का बदला खुद लेने की कोशिश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें अदालतों पर इंसाफ यकीन नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी अहम बात उन्होंने कह दी कि जितना ताकतवर रूलिंग एलीट जिस केस के पीछे होगी उसका कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में पुलिस मुकाबले हुए, वो बेचारे सारा साल तक जो है ना शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में लगे रहते थे। वो स्टूडेंट लीडर जो हैं, जिनको पुलिस मुकाबले में मारा गया था, ताहिर साहब को पता है सारी बात का। सवाल ये है कि जब हम अपनी किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना हो तो हम पुलिस को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालफिन को मारते हैं। मैं कहता हूं कि बात यह है कि एक है दो तरफा मुकाबला, समझ आई कि दो तरफा मुकाबला हुआ, कई मुकाबले हुए भी हैं जनरली, वहां जो है ना उनको मार दिया गया। ये जो यकतरफा मुकाबला है, ये जो अदालतों से निकाल कर हम खुद अपनी अदालत लगाते हैं, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है, और ये कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप खुद से फैसला कर लें कि मैंने इसको कत्ल करना है। भाई फिर इसका मतलब है अगर ये करना है तो फिर अदालती निज़ाम बंद कर दें, इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम बंद कर दें। अगर आपको अदालती निज़ाम पर इतबार नहीं है तो उसकी इस्लाह करें ना, उसको शफाफ बनाएं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को शफाफ बनाएं। ये हुकूमतों के कहने पर, अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से, या पैसे और करप्शन और बदनमानी के नाम पर अगर आप लोगों के साथ ये सलूक करेंगे तो कौन पुलिस के ऊपर इतबार करेगा? मुझे बताइए। जो उसमें जेन्युइन मुकाबले भी होंगे, मैं इतराफ़ करता हूँ, लेकिन फिर वो जेन्युइन मुकाबले भी मुतनाज़ा बन जाते हैं। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन इन्होंने कही है कि जो जितना ताकतवर अफसर होगा, अगर वो उन मुकाबलों के पीछे होगा, उसकी पॉलिटिकल सरपरस्ती होगी, सियासी सरपरस्ती होगी, तो उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक तकाजा ये करना कि जनाब हर एक को ये राइट मिलना चाहिए, अगर उन्होंने ये करना है और अदालतों पे हमें एतबार नहीं है तो इससे तो फिर आप जो है लाकानूनियत जो है उसको प्रमोट करें। ठीक है, अब सब ये तो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट है डिस्कस किया, लेकिन अमीर मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है। हमने अक्सर अपनी आंखों से भी देखा है कि जहां कहीं पर मनशियात पकड़ी जाती हैं, वहां तो ये जो हमारे पुलिस भाई हैं वो भी अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आते। तो ये मनशियात फरोशों को पकड़ रहे हैं, वो माफी तलाशी कर रहे हैं, वीडियो शीडियो बन रही है। क्योंकि अक्सर जब भी हमने भी आउटडोर शूट्स किए हैं या लोगों से बातचीत की, बच्चे छोटे छोटे मैंने उनको नशा करते हुए देखा। वो कहते हैं फलाना SHO है या फलाना जानने वाला है, वो हमसे हफ्ता लेते हैं। तो ये कैसे माना जाएगा कि हाँ मनशियात फरोश जो है उनको पकड़ा जा रहा है? ज़रियाब, जब आपने मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना हो, कभी आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात का मुकदमा बनाना हो,
اور کبھی آپ نے مطیع اللہ جان کے خلاف بنانا ہو تو پھر وہ اداروں کی شفافیت یا ان کی کارکردگی کہاں رہ جائے گی؟ اسی طرح جب پولیس کو، ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو، ریاست کے تمام اداروں کو جب آپ اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کریں، آپ میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب رہے، اب طاہر عالم صاحب تو اتھارٹی کی حیثیت یہاں رکھتے ہیں، وہ جہاں پہ 19ویں گریڈ کا پولیس آفیسر لگنا چاہیے وہ وہاں پہ 18ویں گریڈ کا پولیس آفیسر لگا دیتے تھے، 17ویں گریڈ کا پولیس آفیسر لگا دیتے تھے. بیوروکریسی سے بڑی بنا کے رکھتے تھے کہ ان کا طرز سیاست ہے بڑا پرانا. اسی طرح سے وہ اداروں کو کنٹرول کیا جاتا تھا. جو آپ کی پولیس سروس آف پاکستان ہے، جس کو پی ایس پی کہتے ہیں، سندھ کے اندر ان کی کرپشن کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اس کو کہا جاتا ہے پیٹرولیم سروس آف پاکستان. جی، یعنی پولیس والوں کے وہاں اتنے پیٹرول پمپس ہیں کہ ان کو تنزن کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس سروس آف پاکستان نہیں، یہ پیٹرولیم سروس آف پاکستان ہے. آپ نے اداروں کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا، آپ نے اداروں کو آٹونومی نہیں دی. دیکھیں یہ جو پولیس مقابلے یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں کنوکشن ریٹ کم ہے. اب جاپان کے اندر جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 99% ہے، جرمنی میں 90% سے زیادہ ہے، امریکہ میں 85% سے زیادہ ہے. پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 8.6% سے لے کے 10% کے درمیان بتایا جاتا ہے. حتیٰ کہ انڈیا جیسا ملک جو ہماری طرح کی ایک تھرڈ ورلڈ ڈیموکریسی ہے وہاں 37% کنوکشن ریٹ ہے. جب عدالتوں سے سزائیں ہوں گی 100 میں سے صرف 9 مجرمان کو، تو جو باقی 90 ہوں گے پھر آپ کہیں گے آئیں جی ان کو باہر پولیس مقابلوں میں ہم ختم کر دیتے ہیں. پاکستان کے ایک آرمی چیف نے بطور آرمی چیف ہمیں بتایا کہ میں پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے کچھ لوگ یہ جو ٹرائبل ایریا اس زمانے میں یہ ضم نہیں ہوئے تھے اضلاع جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں، وہاں سے ہم نے کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم کہاں لے کے جائیں، ان کا ہم کیا کریں، ان پہ ہم کیسے مقدمات چلائیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہاں سیٹلڈ ایریا میں میری ڈومین میں لے کر آئیں گے تو پھر میں تو اگر مجھے ریلیف دینا ہوگا تو میں ریلیف دوں گا، میں چھوڑ دوں گا ان کو، لہٰذا آپ ان کو وہیں فارغ کر دیں. یہ چیف جسٹس ملک کا جو کہ کسٹوڈین ہے اس بات کا کہ اس نے میری آپ کی لائف اور پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ ایک آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہیں فارغ کر دیں، بندے پھڑکا دیں، یعنی پولیس مقابلے کر دیں. پوری کی پوری ریاست تماشا بن چکی ہوئی ہے. آج نہیں ہے، سکسیسو رجیمز کے دوران ہے. ادارے پولیٹیسائز ہے جن کا کام ہے، اور ریاستیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ کام ہم نے شہباز شریف کے زمانے میں بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا. یہ پولیس مقابلہ بڑا آسان شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ جی جیسے طاہر صاحب بتا رہے ہیں کوئی ریپسٹ ہے، کوئی اور کرمنل ہے، باعث نہیں ہونا چاہیے، لیکن عموماً جب شریف خاندان کی گورنمنٹ آتی ہے رضی صاحب، اس قسم کے جو کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ ہیں ہوتے ہیں وہ بڑے جلدی سے سرگرم عمل آتے ہیں. ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب جتنی جلدی آپ کیا کہتے ہیں جرائم کا خاتمہ کر سکیں اتنی ہی اچھی بات ہے اس معاشرے کے لیے. لیکن سر وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر کسی نہ کسی بے گناہ کو بھی مار دیا جائے گا. مطلب آپ تو کل ٹو لائسنس لے کر پھر رہے ہیں نا چلتے پھرتے، مطلب کہیں پر بھی کسی کو بھی بھڑکا دو. ہوا کیا تھا جی؟ انکاؤنٹر ہوا تھا. جی میں سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ نے کیوں نہیں ڈالا شریف فیملی کو اس میں، آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. دیکھیے طاہر عالم صاحب، سر کیا عابد باکسر میں تو نہیں، میرے تو میں ادھر آ رہا نہیں لگتے تھے. دیکھیے میں اس پہ اس لیے بات کرنا اپنا تھوڑا سا زیادہ حق سمجھتا ہوں. میرے دادا جی پولیس میں تھے قیام پاکستان سے پہلے، پنجاب پولیس کا حصہ تھے، اور طاہر عالم صاحب کا ذکر ہمارے دوستوں کے ہاں اکثر رہتا ہے. اور وہ کیونکہ ان کے ایک دوست یا بیچ میٹ جو تھے وہ چھوڑ کے طاہر ملک صاحب جو تھے وہ ہماری صحافت میں آ گئے تھے، تو اس کے بعد یہ غائبانہ طور پہ ہماری ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں براستہ طاہر ملک. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح کا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں انہیرٹ ہوا تھا 1947 کے اندر، ہم نے اس کا مختلف ناموں کے اوپر بیڑا غرق تو کیا ہے. مطلب آئی جی صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں، طاہر بھائی بھی جو ہیں یہ آئی جی سے جا کے ریٹائر ہوئے ہیں، ٹاپ کے لیول پہ جب انہیں موقع ملتا ہے ڈیلیور کرنے کا تو وہ کہتے ہیں جی پولیس لائن بنا دیو، وردیاں بدل دیو، یہ کر دیو، وہ کر دیو. کیپیسٹی بلڈنگ میں اس بات کو سننے کو ترس گیا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ شیوننگ اسکالرشپ کے اندر اس دفعہ 20 پولیس افسر جو ہیں جو سی ایس ایس کر کے ادھر آئے تھے، یا جو سب انسپیکٹر پبلک سروس کمیشن پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آئے تھے،
وہ جناب شیوننگ میں جا رہے ہیں وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ہمارے ہاں تو اگر اقوام متحدہ کی فورس میں چلے جائیں تو وہاں پہ الزام لگ جاتے ہیں ہمارے پولیس افسروں کے اوپر اور پھر ان کو واپس بھیجنا پڑ جاتا ہے. مطلب ہم نے یہ کر کیا لیا ہے یہ سارا کچھ؟ کیپیسٹی بلڈنگ ایک آنے کی نہیں ہے. مجھے یہ سنا دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر مطلب ہم سٹوری سے باہر نکل کر دیکھیں گے، اب آپ دیکھیے یہ حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. 10 مئی کے معاملات ابھی تک اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن افسر ہیں انہوں نے ان تمام مقدمات کا بیڑا غرق کیا. انہوں نے کرپشن کی ہے. میں خود اس بات کا راوی ہوں کہ ایک بچے کی میں گواہی دینے گیا، انہوں نے کہا جی ریٹے گا جی لے آؤ تو بچہ لے آؤ، ٹھیک ہے. انہوں نے ضمنیاں خراب کی ہیں، اس کی گواہیاں اس فائل میں، اس فائل کی ضمنیاں اس فائل کے اندر، مطلب فزیکلی بھی انہوں نے کرپشن کی ہے. کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہی بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹیگیشن افسر تھے جو ہم نے اس پہ لگائے تھے. اور یہ ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی محکمانہ پروموشن کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، بندہ 8 دفعہ اس میں سے فیل ہو رہا ہے. کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی تیری یہاں پہ بیٹھنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو اتنا برا بنا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس بھی ریفارمسٹ کو جب بھی موقع ملا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو کچھ ڈیلیور کر سکتا، انہیں یا وردیاں تبدیل کر دیتی ہیں یا تھانے پکے کر دیتے، اس تو علاوہ اور کوئی کام نہیں کیتا. ہم تو یہاں پر اختیارات بھی تبدیل کر دیتے ہیں. نتیجے کے طور کے اوپر اس کا بہترین طریقہ ہے. نتیجے کے طور پہ میرے بھائی عباس، امیر عباس نے جو ہے وہ حوالہ دے دیا، لیکن امیر عباس صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ ان ممالک کے اندر اگر کیس جا کے خارج ہو جائے عدالت سے تو پھر پولیس افسر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. وہاں پہ جعلی کیس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جینون وہ پولیس افسر امریکہ کے اندر 8 سال ایک کیس پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے. بس لاسٹ 2 منٹ تاکہ میں طاہر صاحب سے یہ تھوڑی روشنی ڈالے گا. یہ جو سی سی ڈی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایجنسی ہے یا پھر یہ صرف ایک انویسٹیگیشن ونگ ہے؟ اس پہ تھوڑی بتائیے. ایکچولی جو ہینیس کرائم ہے جو عام پولیس سے کنٹرول نہیں ہوتے، ان کو ٹریس کرنا اور ان کی انویسٹیگیشن کرنا اور پروف اکٹھے کرنا ملزموں کے خلاف اور انہیں عدالت میں چلان بنا کے پیش کرنا، یہ اسی طرح کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے جس طرح عام پولیس کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ تو پہلے بھی بنتے رہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ 2002 میں جو پولیس آرڈر آیا اس میں پولیس کو بائفرکیٹ کیا گیا، انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ کو علیحدہ. جو اس کے بعد فردر اس میں یہ پروگرام شامل تھا کہ ہومیسائیڈ کیس جو ہیں مرڈر وغیرہ کے، ان کے لیے علیحدہ اسپیشلسٹ ہوں گے، ڈکیتی وغیرہ کے لیے علیحدہ ہوں گے، کار چوری کے لیے علیحدہ ہوں گے. لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا اور جب بھی کوئی ڈیوٹی پڑی سب کو لگا دیا گیا. اور بالخصوص اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی ہے، کوئی جلسہ جلوس ہے یا کوئی سیاسی حکومت کے مقاصد کے لیے کہیں کوئی کام کرنا ہے تو اس میں تمام کو جھونک دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں کی گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو علیحدہ رکھ کر انہیں ان کا کام کرنے دیا جاتا، ان سے ڈیوٹیاں نہ لی جاتی اور بالخصوص انہیں لا اینڈ آرڈر جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کریٹ کردہ ہوتی ہے اس میں بالکل شامل نہ کیا جاتا. انہیں وسائل پرووائڈ کیے جاتے، ان کے ساتھ اچھے افسر، اچھی ٹریننگ انہیں دی جاتی، ان کے دفتر اچھے ہوتے. ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اب اگر ہم 2002 سے لے کے اس پر تھوڑا سا بھی کام کر لیتے تو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ ہم سی ٹی ڈی جیسا ادارہ بناتے. اب سی سی ڈی جیسا، اب یہ ایک شارٹ کٹ ہے. یہ شارٹ کٹ وقتی طور پر ہے. کسی وقت بھی عطا اللہ وہ جو محسود تھا، نقیب اللہ محسود جیسا کراچی میں واقع ہوا تھا، کسی وقت بھی اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس کے لیے عوام کو اور دیگر اداروں کو اپنے آنکھ کان سب کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب، سابق آئی جی پنجاب پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے. امیر عباس، رضوان عزیز صاحب، عابد سلیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. اجازت رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.